ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो कि दिए हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, है ना। तो इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर, इनके बारे में कुछ चीज़ें बताई हुई है। ये 1874 में ही बिकम अप्रेंटिस मैकेनिस्ट। बेसिकली देखो, ये जो टेलर हैं, ये बहुत लोअर लेवल से इन्होंने मैनेजमेंट अचीव किया है। मतलब कि ये एज अ अप्रेंटिस मैकेनिस्ट ज्वाइन किया था इन्होंने कंपनी को, और धीरे धीरे ये चीफ इंजीनियर बने। ठीक है, याद रखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट जनरल नॉलेज है। ओके, और इससे ये समझ में आता है कि इनका जो करियर है, जो 26 सालों का करियर है, उसमें इन्होंने बहुत सारा ट्रैवल किया है अपवर्ड, और धीरे धीरे करके ये मैनेजमेंट तक पहुंचे हैं। इसलिए इनके जो प्रिंसिपल आपको देखने को मिलेंगे ना, वो बेसिकली प्रोसेस ओरिएंटेड ज़्यादा होंगे, और हेनरी फेयोल के जो थे वो पीपल ओरिएंटेड ज़्यादा थे, कि ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज किया जाए ये हेनरी फेयोल बताते, और प्रोसेसेस को कैसे मैनेज किया जाए ऐसा टेलर बताते हैं। इसीलिए दोनों प्रिंसिपल्स पढ़ने ज़रूरी हैं। तो इनका जो पूरा फोकस था वो था लीडरशिप इन एफिशिएंसी लाना, है ना। एफिशिएंसी प्रोसेस ओरिएंटेड होती है, तो एफिशिएंसी को अचीव करना इनका मेन गोल था। इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी है, और ही वॉज द फर्स्ट वन टू एम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। तो ये पूरा फोकस अपना साइंटिफिक अप्रोच पे रखते हैं, प्रोसेस पे रखते हैं। और इनकी 2 बुक्स आई थी, शॉप मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें से हम ये पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से इन्होंने प्रिंसिपल दिए। तो बहुत बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है, मुश्किल से मैंने 1 मिनट में कवर कर दिया, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना, तुम्हें तो ध्यान रहता है कि जो टेलर है उनका ओरिएंटेशन किस तरफ है, तो उनके प्रिंसिपल्स याद रखने में आसानी होती है। ठीक है, इनका कहना है कि आप रूल ऑफ थंब पे मत चलिए, मतलब दकियानुसी बातों पे मत चलिए। आप हर चीज़ को साइंटिफिकली अप्रोच कीजिए, जो भी काम आप करते हैं, है ना। तो पहले से कोई काम किया जा रहा है, उसकी कोई मेथड्स बनी हुई है, उसी पे काम करते रहो, ऐसा नहीं करना है। आपको आज के सिनारियोस कंसिडर करने हैं, और उस हिसाब से आपको ये डिसाइड करना है कि काम को करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, मतलब सही प्रोसेस क्या होनी चाहिए। तो इनका जो फोकस चल रहा है वो साइंटिफिक अप्रोच है, सिस्टमेटिक अप्रोच है, ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, और लॉजिकल प्रिंसिपल्स को कंप्लाई करना है। साइंस सीधे लॉजिक से रिलेट करता है, ठीक है ना। तो लॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं इनके। टेक्निक किसी काम को करने के तरीके को कहा जाता है ना? तो टेक्निक क्या होनी चाहिए मैनेजरियल फंक्शंस की, उसके ऊपर इनका फोकस रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ साइंस पे इनका फोकस रहेगा। तो ये कुछ भी याद करने का नहीं है, ये सिर्फ एक कंसिडरेशन था कि हेनरी फेयोल का फोकस किस तरफ है, सॉरी, एफ.डब्ल्यू. टेलर का फोकस किस तरफ है। हेनरी फेयोल का फोकस तो पीपल मैनेजमेंट पे है, और उनके 14 प्रिंसिपल्स हमने पढ़ लिए हैं। ओके, अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो, इन्होंने सिर्फ 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं, तो फेयोल ने 14 दिए, इन्होंने केवल 4 प्रिंसिपल्स दिए। हालांकि इन्होंने कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स भी बताई है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले 4 प्रिंसिपल्स पे फोकस करते हैं। पहला, साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब, है ना। किसी भी काम को करने का एक कोई तरीका बन गया है तो आप उसी को फॉलो करते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ऐसा इनका सजेशन है। दूसरा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये 4 प्रिंसिपल्स हैं, एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे तो याद भी होते जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है देयर शुड बी अ साइंटिफिक स्टडी। हर प्रोसेस को आपको साइंटिफिकली स्टडी करना है, एनालाइज करना है, हर जॉब के एलिमेंट को समझना है, और पुराने जो भी काम चल रहे हैं अगर ज़रूरत है तो उनको आपको रिप्लेस करना है। जो पुराने तरीके हैं वो हिट एंड ट्रायल पे चलते हैं। हिट एंड ट्रायल का मतलब करके देखो, हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसको बोला जाता है रूल ऑफ थंब, है ना। तुक्का लगाओ, अंदाज़ा लगाओ। इसकी बजाय इनका कहना है कि आपको हर जॉब को साइंटिफिकली स्टडी और एनालाइज करना है। ठीक है, आगे चलते हैं।
इनका टेलर का ये बिलीफ है कि किसी भी काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है जिस मेथड से आप मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव कर सकते हो, आपको उस मेथड को डेवलप करना है। और ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं इन्हें आपको अवॉइड करना है। साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड। जितनी भी ट्रेडिशनल मेथड अभी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उनको आप इन्वेस्टिगेट करो। इन्वेस्टिगेट करो मतलब उनका एनालाइज करो, ठीक है, स्टडी करो और उसके अंदर से कोशिश करो कि आप बेस्ट मेथड ढूंढ पाओ। तो आपको एक मेथड डेवलप करनी है। ये जो मेथड आपने डेवलप की है इससे आप पुरानी मेथड को रिप्लेस कर दो, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए कि आज के समय में इंटरनेट जो है वो बेस्ट मेथड है। पहले लोग पोस्टल सिस्टम्स का इस्तेमाल करते थे, अब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेट ने ड्रामेटिक चेंजेस लाए हैं इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो आप आसानी से इम्प्रूवमेंट कर पाते हो। तो साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब जो पुरानी अप्रोच है, हिट एंड ट्रायल अप्रोच है, उससे आप बचो। आप साइंटिफिकली चीज़ों को स्टडी करो, एनालाइज करो, पुरानी मेथड्स को इन्वेस्टिगेट करो और एक बेस्ट मेथड आइडेंटिफाई करो जिससे मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव की जा सकती है। इन वर्ड्स के साथ आप ये साइंस नॉट रूल ऑफ थंब को समझा सकते हो। आगे चलते हैं। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। देखो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैनेजर्स को बेसिकली एक लिंक की तरह काम करना चाहिए। जो किसके किसके बीच में लिंक है, वर्कर्स किस तरीके से किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे उसके बीच में लिंक होना चाहिए। तो ऑनर्स और वर्कर्स के बीच में जो लिंक है वो कौन है, मैनेजर है। ऑनर रिस्क लेता है, पैसा लगाता है, वर्कर काम करता है, इन दोनों के बीच में लिंक की तरह काम करता है मैनेजर, ठीक है। आगे ये क्या कहते हैं, देयर इज ऑलवेज एग्जिस्ट अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हमेशा ये चांस है कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। दोनों ग्रुप एक दूसरे के राइवल की तरह बिहेव करते हैं। वर्कर को ऐसा लगता है कि वो हमेशा अंडरपेड है, मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि वर्कर ठीक से काम नहीं कर रहे, वो ठीक से एफर्ट नहीं लगा रहे। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में जो रोल प्ले है वो मैनेजमेंट का है और मैनेजमेंट को ये प्रिंसिपल फॉलो करते हुए इसके बीच में रोल प्ले करना चाहिए। उन्हें ऑनर को भी समझाना है, वर्कर को भी समझाना है कि हार्मनी से ही गोल्स अचीव होंगे, हार्मनी से ही सक्सेस अचीव होंगे। डिस्कॉर्ड करके कोई सक्सेस अचीव नहीं होगा, एक दूसरे पे राइवलरी करके कोई सक्सेस अचीव नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल कहता है देयर शुड बी अ कंप्लीट हार्मोनी एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग मेंटेन रहनी चाहिए बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। इससे कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सकता है इस प्रिंसिपल को फॉलो करके, ठीक है। हर चीज के ऊपर आप एक अंडरस्टैंडिंग बनाओ। दोनों पार्टीज को अपने एटीट्यूड को छोड़ देना चाहिए, गिव अप देयर एटीट्यूड। और मैनेजमेंट और वर्कर को इस तरीके से काम करना चाहिए कि वो किसी सिचुएशन में आके एक दूसरे का सपोर्ट बने, ना कि एक दूसरे का अपोज करे। इट मीन्स मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग। इन सच अ सिचुएशन इवन अ ट्रेड यूनियन विल नॉट थिंक ऑफ गोइंग ऑन स्ट्राइक। अगर आप ये कर पाओगे तो ट्रेड यूनियन स्ट्राइक पे नहीं जाएगी। देखो ये इस बंदे ने ना बहुत लोअर लेवल पे काम किया है और इस वजह से इसको इस जगह पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलती थी और इसने यहीं पे प्रिंसिपल्स बनाए। तो पहला उसने बोला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब और दूसरा बोला हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। आगे टेलर का ये कहना है मैनेजमेंट का इंटरेस्ट इसी बात में है कि वर्कर ठीक से काम करे और मैनेजमेंट के साथ मिलके काम करे। मतलब दोनों एज अ टीम काम करना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गोल अचीव कर पाती है, ठीक है। बेसिकली सभी को अपने मेंटल रिवॉल्यूशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब उनके एटीट्यूड और थिंकिंग में उन्हें बदलाव लाने की ज़रूरत है। उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत है, दे रिक्वायर ईच अदर। और मैनेजमेंट को इसीलिए ये ज़रूरी है कि जो भी सरप्लस वो अर्न करते हैं वो शेयर करना चाहिए वर्कर्स के साथ, मतलब उन्हें बोनस दो समय पे, ठीक है। और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करो। तो एक दूसरे के साथ मिलके काम करना, यही हार्मोनी है, राइट। आगे चलते हैं।
इन जापान देयर इज अ कंप्लीट ओपननेस बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। जापान इस प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से फॉलो करता है और पूरी ओपननेस मेंटेन होती है मैनेजमेंट के बीच में एंड वर्कर्स के बीच में। इफ एट ऑल वर्कर गो टू द स्ट्राइक, वहाँ पे ये बहुत फेमस किस्से हैं जापान के कि जब भी स्ट्राइक होती है तो बहुत अच्छे तरीके से स्ट्राइक करते हैं। जैसे वो ब्लैक बैच पहन लेते, बस उनका यही स्ट्राइक है, लेकिन वो काम नहीं रोकते। ठीक है, तो काम करता रहता है जापान और डेवलप करता रहता है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ कि जापानीज जो है वो इस प्रिंसिपल को कितने अच्छे से फॉलो करते हैं, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड को। अब तीसरा प्रिंसिपल आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये प्रिंसिपल क्या सिखाता है? कोऑपरेशन मतलब मिलजुल के काम करना, इंडिविजुअलिज्म मतलब अकेले अपने आप को मेन रोल मानना, अपने आप को ये समझना कि मैं जो डिसाइड कर रहा हूँ वही सही है, कोऑपरेट ना करना। ये कभी भी आपको हेल्प नहीं करेगा इंडिविजुअलिज्म। हमेशा कोऑपरेशन से ही ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी, कोऑपरेशन करके ही मैनेजमेंट संभव है। दिस प्रिंसिपल इज एक्सटेंशन टू हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मतलब हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में हमने सीखा कि एक दूसरे के साथ हार्मनी मेंटेन करनी है, आपको मेंटल रिवॉल्यूशन करने हैं, अपने एटीट्यूड को गिव अप करना है और एक दूसरे के साथ काम करना है। तो एक दूसरे के साथ काम कैसे करने को ही तो कोऑपरेशन बोलते हैं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन ही है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, ये बात समझने की जरूरत है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। ठीक है, मैनेजमेंट को एनकरेज करना चाहिए वर्कर के कंस्ट्रक्टिव सजेशंस को। मतलब कि वर्कर अगर कोई अच्छा सजेशन दे रहा है तो मैनेजमेंट शुड एनकरेज दिस। ठीक है, दूसरी बात, मैनेजमेंट अगर कोई भी डिसीजन लेता है तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के पहले वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। हर डिसीजन के पहले वर्कर्स से एक मीटिंग करनी चाहिए और उनका कॉन्फिडेंस जरूरी है आपके डिसीजन मेकिंग की सक्सेस में। टेलर शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी दोनों की है, किसी एक पे नहीं लगाया जा सकता कि वर्कर्स को ही काम करना है, मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है, या मैनेजमेंट के ही सब काम करना है, वर्कर्स को कोई रोल नहीं है। ऐसा नहीं, दोनों का इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, दोनों की इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं चलती। पैटर्नलिस्टिक मतलब आप अपने आप को फादरली फिगर मत समझो वर्कर्स के सामने कि आपने जो कह दिया एम्प्लॉयज तो उसको फॉलो करेंगे ही सही, ऐसा नहीं। आपको ओपन कम्युनिकेशन रखना है, आपको उनसे बातचीत करनी है, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है उसमें इन्वॉल्व करना है आपको वर्कर्स को एज अ मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल ऐसा कहता है। तो कोऑपरेशन करके काम करो। कोऑपरेशन में दो इंपॉर्टेंट बात हो गई, वर्कर्स के कंस्ट्रक्टिव सजेशन को एनकरेज करो और इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते समय वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लो। फादरली स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई मत करो, ओपन कम्युनिकेशन रखो। ये चार चीजों के हिसाब से आप कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म समझा सकते हो। तो हमने 3 प्रिंसिपल पढ़ लिए, 4 ही प्रिंसिपल होते हैं टेलर के। तो पहला प्रिंसिपल है साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब। नंबर 2, उसके अंदर हमें वो सब बातें बतानी है कि पुरानी प्रोसेस को इन्वेस्टिगेट करो, एक ही बेस्ट मेथड होती है उसे ढूंढने की कोशिश करो और उस मेथड को अप्लाई करो। ठीक है ना। दूसरा जो था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। और तीसरा उसी का एक्सटेंशन है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अपने आप को फादरली फिगर समझ के काम मत करवाओ वर्कर के साथ, उन्हें भी इन्वॉल्व करो इंपॉर्टेंट डिसीजन में। ये हो गया कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ओपन कम्युनिकेशन रखो। आखिरी प्रिंसिपल है इनका डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। कोशिश करो कि वर्कर्स को उनके ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी पे आप पहुंचाओ। अब आप इसको कैसे पहुंचाओगे, वर्कर को कैसे डेवलप करोगे? तो उनका कहना है मैनेजमेंट शुड एम टू डेवलप वर्कर। मतलब आप उनके स्किल सेट को डेवलप करोगे तो अपने आप वो एफिशिएंटली काम करेंगे और इससे प्रोस्पेरिटी मिलेगी, मतलब गोल अचीव होंगे, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस अचीव करेगी। ठीक है। द कंसर्न ऑफ एफिशिएंसी शुड स्टार्ट फ्रॉम सिलेक्शन प्रोसेस। जब आप वर्कर को सिलेक्ट करते हो तब से आपको ये दिमाग में रखना है कि मुझे इस वर्कर को डेवलप करना है। ठीक है, तो आपका जो सिलेक्शन सिस्टम होना चाहिए वही साइंटिफिक होना चाहिए। सिलेक्शन करते समय आप ये ध्यान दो कि वर्कर किस क्वालिफिकेशन से आया है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, तभी उसे कोई रोल, कोई जॉब असाइन की जाए। तो असाइनमेंट ऑफ जॉब करते समय
साइंटिफिक अप्रोच लगाओ, मतलब लॉजिक से काम करो, लॉजिक फॉलो करो कि वो कौन सा काम ठीक से कर पाएगा, उसकी फिजिकल एबिलिटी, उसकी मेंटल एबिलिटी, उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के हिसाब से उसको काम दो। यही है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर करना, कि आप यहां से स्टार्ट लो कि जब आप उसे सिलेक्ट करते हो किसी जॉब के लिए, तो उस व्यक्ति के अंदर उस जॉब को लेके कैपेसिटी है या नहीं है। अगर आप ये चाहते हो कि कोई वर्कर जो है अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी पे पहुंच जाए या उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए और उसका जो भी पोटेंशियल है उसको हम अचीव कर पाए, वर्कर अपने फुल पोटेंशियल पे काम करे, तो उससे फिर अब करनी पड़ेगी ट्रेनिंग। तो पहले किया सिलेक्शन, वो भी साइंटिफिकली किया, अब ट्रेनिंग भी साइंटिफिक मेथड से दो। तो ट्रेनिंग की बहुत सारी साइंटिफिक मेथड्स है, उसे ऑन जॉब ट्रेनिंग देनी है, ऑफ जॉब ट्रेनिंग देनी है, ये डिसाइड करो, ठीक है। और उसके पोटेंशियल को एक्सप्लोर करो और उससे ये एक्सपेक्ट करो कि वो एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। तो ये जो 4 प्रिंसिपल हैं, है ना, कौन कौन से 4 प्रिंसिपल है, चलो फटाफट रिवाइज करते हैं। साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, अगला वाला इसी का एक्सटेंशन है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और लास्ट डेवलपमेंट ऑफ वर्कर। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर में 2 बातें, सिलेक्शन भी साइंटिफिकली होनी चाहिए और ट्रेनिंग भी साइंटिफिकली होनी चाहिए। ये 4 प्रिंसिपल से बहुत सिंपल से प्रिंसिपल हैं और इसके एग्जांपल पढ़ लो तो तुम्हें समझ में आ जाएंगे कि कौन सा प्रिंसिपल किस तरीके से अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक का मतलब तरीका, आखिर साइंटिफिक मैनेजमेंट करने का तरीका क्या होगा, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है टेलर ने। कैसे डिस्कस किया है, सबसे पहले तो उन्होंने बात की है फंक्शनल फॉरमैनशिप की। देखो फैक्ट्री जो होती है ना, उसके अंदर जो सुपरवाइजर होता है, सबसे लोएस्ट लेवल का, जो वर्कर को जाके चेक करता है कि यार वो वर्कर ठीक से काम कर रहा है या नहीं, उसी पर्सन को हम फोरमैन कहते हैं। तो फोरमैन कुछ नहीं, लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर है, सबसे छोटा मैनेजर फोरमैन कहलाता है, ठीक है। और हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर है, दूसरी तरफ से वर्कर से सबसे क्लोज है, इसलिए ये एक तरह से वर्कर ही होता है, इसको पूरा पता होता है कि वर्कर किस तरीके से काम करता है। तो इसके अंदर वर्किंग एबिलिटी भी होती है। तो जो वर्कर एक्सपीरियंस हो जाते हैं ना, उन्हीं को फॉरमैन बनाया जाता है। ये फेस टू फेस कॉन्टैक्ट में रहता है वर्कर के साथ। ही इज द पिवोट, मतलब ये वो व्यक्ति है जो कम्युनिकेशन लिंक है। मैनेजमेंट वर्कर को जो भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो फोरमैन के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं, और वर्कर भी जो कम्युनिकेट करना चाहता है मैनेजमेंट के पास, वो भी फोरमैन के थ्रू ही कम्युनिकेट करता है। क्योंकि ये इतने सेंट्रल पॉइंट पे बैठा है, इसीलिए इस व्यक्ति से पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस चल रही होती है। प्लानिंग जो भी होती है इसके थ्रू वर्कर्स तक जाती है, और जब इंप्लीमेंटेशन हो रहा होता है तो जो उसकी प्रॉब्लम आ रही होती है वो भी इसी के थ्रू मैनेजमेंट तक जाती है। टेलर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द रोल ऑफ फॉरमैन। तो उसका कहना है कि यार आपको इस व्यक्ति के ऊपर बहुत कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है, और आपके इस फॉरमैन का जो रोल है इसे इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ क्वालिटीज ऑफ अ गुड फॉरमैन। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक अच्छे फॉरमैन में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। एंड फाउंड दैट नो सिंगल पर्सन कुड फिट देम ऑल, as a result he suggests the technique of functional foremanship. According to this technique, the task of supervision is divided into several specialized function and each function is entrusted to specialist foreman. उसने कहा एक ही व्यक्ति में कभी भी सारी अच्छाइयां नहीं मिलेंगी, एक ही सिंगल पर्सन सारी क्वालिटीज को अपने पास होल्ड करता हो, ऐसा नहीं है। इसीलिए आपको फंक्शनल फॉरमैनशिप लानी चाहिए। इसका मतलब है फॉरमैन अलग अलग तरह के होने चाहिए, इसलिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा फंक्शंस के अकॉर्डिंग कि किस फंक्शन के लिए आप किस फॉरमैन को अप्लाई करोगे या अपॉइंट करोगे। तो हर फंक्शन के लिए एक स्पेशलिस्ट फॉरमैन होना चाहिए। In this technique, Taylor advocates separation of planning and execution function and each function be managed by the group of 4 foremen. उसने कहा 4 फॉरमैन रखो, ठीक है। जैसे ये एक प्लानिंग इंचार्ज में इंस्ट्रक्शन,
रूट, टाइम एंड कॉस्ट और डिसिप्लिनरी। ये चार जो हुए ये फोरमैन्स हैं प्लानिंग के। और प्रोडक्शन से रिलेटेड स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, चार हो गए प्रोडक्शन वाले। मतलब वो डिवीजन कर रहा है प्लानिंग फंक्शन को अलग और एग्जीक्यूशन फंक्शन को अलग। उसने केवल दो ही डिवीजन बनाए हैं टेलर ने, दो डिवीजन, और हर डिवीजन के लिए चार फोरमैन। तो टोटल मिला के आपके पास 8 फोरमैन होने चाहिए। आगे देखो, दिस कंसेप्ट वॉज एक्सटेंडेड टू द लोएस्ट लेवल ऑफ द फ्लोर शॉप। टेलर सजेस्ट दैट द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट प्लानिंग डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और फंक्शनल फॉर्मेनशिप जो है वो बेसिकली डिवीजन ऑफ वर्क का ही एक्सटेंशन है, जो कि हमने पढ़ा था हेनरी फेयोल वाला प्रिंसिपल। ओके, सो ये जो टेलर साहब है इनका कहना है कि आप बेसिकली एक ही फोरमैन मत रखो, दो डिपार्टमेंट बनाओ, दोनों डिपार्टमेंट के अंदर चार चार फोरमैन होने चाहिए, टोटल 8 फोरमैन होने चाहिए। ठीक है, तो एक इंस्ट्रक्शन देने वाला, एक रूट चेक करने वाला, एक टाइम एंड कॉस्ट शीट मेंटेन करने वाला, एक डिसिप्लिन मेंटेन करने वाला कि रूल्स सही फॉलो कर रहे हो कि नहीं। दूसरी तरफ स्पीड में काम हो रहा है या नहीं, प्रॉपर मिलजुल के काम हो रहा है या नहीं, रिपेयरमेंट की वजह से कोई काम तो नहीं अटका हुआ, और एक जनरल इंस्पेक्शन वाला। इस तरीके से आपके 4 प्लानिंग इंचार्ज और 4 प्रोडक्शन इंचार्ज होने चाहिए। ठीक है, पूरा रटना नहीं है, सिर्फ बेसिक समझना है कि वो ये कह रहा है कि फोरमैन को ही डिवाइड कर दो। फोरमैन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और फोरमैन स्पेशलाइज फंक्शन के हिसाब से डिवाइडेड होने चाहिए। ये है बेसिक सा इस पूरी टेक्निक का सार। ठीक है, कौन सा वर्कर को क्या काम करता है। तो एक फॉरमैन है इंस्ट्रक्शन कार्ड वाला, वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं इसको चेक करता है। एक है रूट को चेक करने वाला, रूट चेक करने वाले मतलब ये हो गया कि भाई रॉ मटेरियल इशू हुआ, कहाँ से इशू होता है, उस वहाँ से प्रॉपर इशू हुआ नहीं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुआ है या नहीं, ऐसा सब चेक करता है। टाइम एंड कॉस्ट, ये टाइम शीट और कॉस्ट शीट बनाता है कि भाई कितना समय लगा प्रोडक्शन में, कितना पैसा लगा, कितने रिसोर्स लगे। डिसिप्लिनरी, ये रूल्स चेक करवाता है। स्पीड बॉस, ये इंश्योर करता है कि टाइमली प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए। गैंग बॉस जो है मशीन्स प्रॉपर रखी हैं या नहीं, टूल्स प्रॉपर हैं या नहीं, ऑपरेशनल है या नहीं, वर्कर्स रेडी हैं या नहीं। रिपेयर बॉस कंडीशनिंग देखता है कि भाई मशीन ठीक से काम कर रही है। और इंस्पेक्टर जो है वो क्वालिटी ऑफ वर्क चेक करता है, मतलब फाइनली जो प्रोडक्ट बना उसको भी चेक करता है। तो ये रटना नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, बस एक जनरल सेंस तुम्हें इस चीज़ का आना चाहिए। ठीक है ना, और उसके बाद आप ये लिख सकते हो। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर टेलर ने ऐसा क्यों कहा कि हमें मल्टीपल फोरमैन्स चाहिए, ये रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से क्यों ज़रूरी है। तो टेलर का ये कहना है कि हम यूनिटी ऑफ कमांड की जगह डिवीजन ऑफ वर्क पे फोकस करेंगे। ये दोनों थोड़े अपोजिट टर्म्स है ना, कि यूनिटी ऑफ कमांड में एक प्लान, एक हेड, एक ऑब्जेक्टिव के लिए, और डिवीजन ऑफ वर्क जैसा होता है जिसके अंदर आप अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दे देते हो। ठीक है, तो यहाँ ये कह रहे हैं द एंटायर प्रोडक्शन प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल डिपेंड ऑन द कॉम्पिटेंट फोरमैन, सो ही शुड बी इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, टैक्टिकल, ग्रेट जजमेंट, स्पेशल नॉलेज, इस तरह की उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। एज ऑल दिस क्वालिटी कुड नॉट बी फाउंड इन अ सिंगल पर्सन। सीधी सी बात है कि ये सारी क्वालिटी एक व्यक्ति में नहीं पाई जाती, इसी वजह से उसने 8 अलग अलग स्पेशलिस्ट चुने, है ना। किसी के अंदर इंटेलिजेंस ज़्यादा है तो उसको काम उस हिसाब से दे दिया गया, किसी के अंदर जजमेंट अच्छा है तो उसको काम उस हिसाब से दे दिया गया, किसी के अंदर हेल्थ को लेके मतलब गुड हेल्थ है उसकी, उसको उस हिसाब से काम दे देंगे। तो हर व्यक्ति के अंदर जो जो क्वालिटीज है उस हिसाब से उनको काम दे दो, और 8 जॉब्स बनाओ, एक की जगह 8 अलग अलग जॉब्स दे दो और उनको उन्हीं का काम रिपीट करने दो, इसीलिए वो डिवीजन ऑफ वर्क का फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये यूनिटी ऑफ कमांड का बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि फंक्शनल फॉर्मेनशिप फेयोल के कौन से प्रिंसिपल का कॉन्ट्रास्ट है। तो यूनिटी ऑफ कमांड का कॉन्ट्रास्ट है, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो पूरी तरह से इस बात पे फॉलो करती है कि एक व्यक्ति का एक ही बॉस होगा। अब यहाँ तो एक वर्कर के ऊपर 8 फॉरमैन लगा दिए आपने, तो यूनिटी ऑफ कमांड तो पूरी खत्म हो गई ना। बस यही बात है, आगे चलते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क।
अब देखो यहाँ से बहुत सिंपल सिंपल से है, ये पहला वाला काफ़ी डिटेल था उसका टेक्निक। अब देखो टेक्निक कितने सिंपल और छोटे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है एक जैसा प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोसेस भी एक जैसी होनी चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट एक जैसा बनेगा। और सिंप्लीफिकेशन मतलब काम को जितना सिंपल रखोगे उतना आसानी से वर्कर को समझ में आएगा, उतना कम कंफ्यूजन होगा, उतनी जल्दी काम अचीव होगा। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्डाइजेशन किस पे लगाना है? प्रोसेस पे। जिस प्रोसेस से काम अचीव होता है, जिस प्रोसेस से वर्क अचीव होता है, टास्क अचीव होता है, उसे स्टैंडर्ड रखो, प्रोसेस को बार बार बदलो मत। ठीक है, तो हर फेज में एक स्टैंडर्ड प्रोसेस काम करनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रोसेस स्टैंडर्ड होती है तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स भी स्टैंडर्ड ही मिलती है। तो अगर आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी और क्वालिटी चाहते हो तो पहले मटेरियल स्टैंडर्ड यूज करो, इक्विपमेंट स्टैंडर्ड यूज करो, प्रोसेस स्टैंडर्ड यूज करो। स्टैंडर्ड जो हैं वो एक तरह से बेंचमार्क होते हैं, और प्रोडक्शन के समय पे हमें इन बेंचमार्क्स को हमेशा अचीव करना है। बेंचमार्क टेम्परेचर, लाइटिंग, वेंटिलेशन, ह्यूमिडिटी, मतलब वर्किंग एरिया में जो कंडीशंस प्रेजेंट है उनको लेके बेंचमार्क बनाए जाते हैं। तो आप हमेशा स्टैंडर्ड बेंचमार्क पे काम करो, तभी आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिलेगी। स्टैंडर्डाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो ये हैं कि भाई आपके जो साइज ऑफ प्रोडक्ट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट है, वो एक जैसे हो। दूसरी बात, आसानी से स्टैंडर्ड यूज करते हो तो आसानी से इंटरचेंज कर सकते हो। एक मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई तो दूसरे मशीन का इंस्ट्रूमेंट लाके इस मशीन में अप्लाई कर सकते हो ताकि ये ठीक से काम कर सके। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट यूज करोगे तभी ऐसा हो पाएगा। क्वालिटी ऑफ मटेरियल भी स्टैंडर्ड की वजह से ही मेंटेन होती है। आप एक जैसी क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हो तो अभी ऊपर पढ़ा हमने कि एक जैसे प्रोसेस अप्लाई करो। ठीक है, तो मैन और मशीन दोनों के साथ स्टैंडर्ड अप्लाई किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं। सिंप्लीकेशन, एक पार्ट तो स्टैंडर्डाइजेशन था, इसी टेक्निक में दूसरा पार्ट है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब है? सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि आप अननेसेसरी वेराइटीज को एलिमिनेट कर दो। तो स्टैंडर्डाइजेशन हमेशा सिंप्लीफिकेशन के साथ ही होता है कि अननेसेसरी वेराइटीज, साइजेस, ग्रेड्स को आप हटा दो, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। तो आप जब भी कोई प्रोडक्शन करते हो, एक बैच में एक ही साइज का प्रोडक्ट बनाओ, एक ही ग्रेड का प्रोडक्ट बनाओ। मल्टीपल प्रोडक्ट, मल्टीपल ग्रेड्स के और मल्टीपल साइजेस के प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, ये जो टेलर भाई साहब है इन्होंने बहुत लो लेवल पे काम किया है, इसलिए ये लो लेवल पे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। हेनरी फ्योल ह्यूमन या पीपल मैनेजमेंट करते हैं, ये प्रोसेस मैनेजमेंट करते हैं। तो ये बात कर रहे हैं कि एक बार में जो भी बैच बन रही है प्रोडक्ट की, वो सेम साइज सेम ग्रेड के लिए बनाओ। तो आप अननेसेसरी डाइवर्सिटी को जब अवॉइड करते हो तो आपको स्टैंडर्ड आउटपुट मिलते हैं। इससे आपकी जो इन्वेंट्री है वो कम खराब होती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेस का, है ना, आपकी सेल्स बढ़ती है, तो कॉस्ट ऑफ लेबर कम आती है। तो इस वजह से इनका कहना है एट अ टाइम आप एक साइज एक ग्रेड का प्रोडक्ट बनाओ। यह है सिंप्लीफाई करके प्रोडक्शन करना। और स्टैंडर्डाइज करके करने का मतलब मैंने बता दिया तुम्हें कि आप अगर प्रोसेस को स्टैंडर्ड बनाओगे तभी आपका आउटपुट, मतलब उसकी आउटपुट की क्वालिटी और क्वांटिटी स्टैंडर्ड बनेगी। अभी तक हमने दो फंक्शंस डिटेल में पढ़ लिए, दो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ लिए हैं। टेक्निक पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। और टेक्निक में हमने दो टेक्निक पढ़ ली है। एक पढ़ ली है फंक्शनल फॉरमैनशिप, जिसमें हमने कहा था 8 स्पेशलिस्ट फॉरमैन रखो, और दूसरा हमने पढ़ लिया है स्टैंडर्डाइज बनाओ और सिंप्लीफिकेशन मेथड यूज करो इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। दो टेक्निक हमने पढ़ ली है। अब जो आगे की 4 टेक्निक्स हैं, है ना, ये जो 4 टेक्निक्स हैं इनको एक ही साथ आप आराम से पढ़ सकते हो। मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फैटिग स्टडी। इसका क्या मतलब है? देखो, टेलर का ये कहना है कि मेथड स्टडी का मतलब बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब ढूंढना।
बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब, किसी काम को करने का बेस्ट तरीका ढूंढना, आइडेंटिफाई करना, इसी को बोला जाता है मेथड स्टडी। देयर आर वेरियस मेथड, किसी भी काम को करने की बहुत सारी मेथड हो सकती है। टू डिटरमाइन द बेस्ट वे, उसमें से हम बेस्ट ढूंढना चाहते हैं। द सर्च फॉर द बेस्ट मेथड स्टार्ट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, तो उसको शुरुआत वहां से शुरू करो कि भाई किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे अच्छा रॉ मटेरियल कौन सा होता है, वही रॉ मटेरियल आपको लेके आना है। फिर उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए जितनी प्रोसेस होती हैं, जब तक वो फाइनल प्रोडक्ट ना बन जाए तब तक आप बेस्ट मेथड ढूंढते रहो। हर चीज में बेस्ट ढूंढो, ठीक है ना। बेस्ट वर्कर से काम कराना है, बेस्ट मशीन पे काम कराना है, तो जब आप इस चीज का क्रिटिकल एनालिसिस करते हो तभी आप एक प्रॉपर प्लान बना पाओगे और जिसकी वजह से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ जॉब क्या हो सकती है, ठीक है। तो इसमें रिसर्च लगेगी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड इज टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप बेस्ट मेथड ढूंढ लोगे तो आपकी कॉस्ट कम से कम होगी और क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा। तो बेस्ट मेथड ढूंढना मेथड स्टडी कहलाती है। आइडेंटिफाई और फाइंडिंग अ बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ जॉब। कहां से शुरुआत होती है? रॉ मटेरियल खरीदने से लेके फाइनल प्रोडक्ट बनने तक जितनी स्टेप्स लगी, हर स्टेप में बेस्ट काम कैसे किया जाए इस चीज की रिसर्च करना, ठीक है। प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होना चाहिए, कैसे मटेरियल हैंडल होना चाहिए, हर प्रोसेस में बेस्ट मेथड क्या होगी ये ढूंढना। आगे चलते हैं। दूसरी स्टडी करने को कहता है वो कि आप मोशन स्टडी करते रहो। एक तो मेथड स्टडी करते रहो, दूसरा मोशन। मोशन का क्या मतलब होता है? मूवमेंट। वर्कर जब प्रोडक्शन करता है तो ही हैज टू डू मल्टीपल टास्क और उसे मूवमेंट्स करनी होती हैं, जैसे लिफ्टिंग, पुटिंग, सिटिंग, चेंजिंग पोजीशंस। तो वर्कर ये जो मूवमेंट कर रहा है, इस मूवमेंट में टाइम वेस्ट होता है। जितना कम मूवमेंट होगा और जितना एक्यूरेट मूवमेंट होगा उतनी जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमारा काम यहां होता है डिटेक्ट एंड एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट। तो मूवमेंट तो करता है वो प्रोडक्शन करते समय, आपको उस मूवमेंट में से अननेसेसरी मूवमेंट को आइडेंटिफाई करके हटाना है, डिटेक्ट करके एलिमिनेट करना है। इससे क्या होगा? टाइम बचेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका पूरा ध्यान प्रोसेस और प्रोडक्शन इंक्रीज करवाने में, ठीक है। टेलर एंड हिज एसोसिएट एबल टू रिड्यूस मोशन इन ब्रिक लेयरिंग फ्रॉम 18 टू जस्ट 5। ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं। तो मोशन स्टडी ये कहती है कि वर्कर काम करते समय बहुत सारे मूवमेंट्स करता है, बहुत सारे मूवमेंट्स क्योंकि अननेसेसरी होती है, उन सारे अननेसेसरी मूवमेंट्स को डिटेक्ट करके एलिमिनेट कराना है, जिससे कि हमारा टाइम बच जाए और हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाए। मोशन स्टडी को करने के लिए टेलर जो है स्टॉप वॉच का, कैमरास का इस्तेमाल करता है और आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन से मूवमेंट्स जो है वो अननेसेसरी थे। मोशन स्टडी के ऑब्जेक्टिव टू डिटरमाइन द मूवमेंट्स while doing the typical job, differentiate between productive and unproductive movements, cut down the unproductive movement, और फिर उसके बाद एक फाइनल मूवमेंट बनाओ उसका कि उसे कितना मूव करना है, कब लिफ्ट करना है, कब चेंज करना है, कोई चीज़ें फाइनल मूवमेंट बना दो, उसके लिए एक फाइनलाइज कर दो मूवमेंट, ठीक है। तो आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाओगे। तो अभी तक हमने मल्टीपल स्टडीज में से 2 स्टडी पढ़ ली, एक मोशन स्टडी और एक मेथड स्टडी। बेस्ट मेथड कौन सी होनी चाहिए काम करने की और कम से कम मूवमेंट होना चाहिए, ये होता है मोशन स्टडी। अब अगली स्टडी है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या कहती है? इट रेफर्स टू अ टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय अ वर्कर फॉर अ रीजनेबल स्किल एंड एबिलिटी टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। आप ये स्टडी इसलिए करते हो ताकि आप वर्कर को ये बता सको कि किसी पर्टिकुलर जॉब को करने में स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए। एक नॉर्मल स्किल, नॉर्मल एबिलिटी का वर्कर किसी पर्टिकुलर जॉब को कितनी देर में कंप्लीट कर ले, ये आइडेंटिफाई करो, उसे पहले से बता दो कि आपको इतनी देर में ये टास्क अकम्प्लिश करनी है, ठीक है।
इट हेल्प्स इन डिटरमाइन हाउ मच वर्क एन एम्प्लॉय शुड बी एबल टू डू। इससे ये पता चल जाता है कि एक व्यक्ति से आप गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे 8 घंटे में, कितनी यूनिट्स बनवाना चाहते हो प्रोडक्ट की। अंडर टाइम स्टडी द जॉब इज डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ एलिमेंट, टाइम टेकन टू परफॉर्म ईच एलिमेंट ऑफ वर्क। मतलब एक पूरे काम को आप छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ सकते हो और हर हिस्से के लिए उसको एक डेडिकेटेड टाइम दे सकते हो। जैसे आपको पेपर देना है तो एमसीक्यू को सॉल्व करने में आपको कितना समय लगना चाहिए, वेरी शॉर्ट को या शॉर्ट आंसर्स को सॉल्व करने में कितना टाइम लगना चाहिए, और लॉन्ग आंसर्स के लिए आप कितना टाइम दोगे। मतलब पेपर दे रहे हो, ये एक ही टास्क है, 3 घंटे में ही देना है, लेकिन हर इंडिविजुअल टास्क के लिए आप अलग अलग डिवीजन कर दो कि आप कोई पर्टिकुलर टास्क कितनी देर में कर सकते हो। और इसके लिए आपको सेवरल टाइम्स रीडिंग करनी पड़ेगी, बहुत दिन तक रिसर्च करना पड़ेगा, तभी आप ये चीज आइडेंटिफाई कर पाओगे कि एक नॉर्मल स्किल और एबिलिटी का पर्सन किसी पर्टिकुलर टास्क को कितनी देर में कर सकता है। इससे आप ये आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे, अंदाजा लगा पाओगे कि भाई एक पर्टिकुलर टास्क कितनी देर में हो जाती है ना। तो पूरे साल में कितना प्रोडक्शन हो सकता है, हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, आगे की प्लानिंग में ये इंफॉर्मेशन बहुत काम आती है। कितने वर्कर हमें एक समय पे एम्प्लॉय करके रखना चाहिए, ये इससे पता चल जाता है। जैसे आपको एक वर्कर जो है वो एक दिन में 10 यूनिट बनाता है, तो डेली हमें कितनी यूनिट बनानी है, अगर हमें 1000 यूनिट बनानी है तो हमें 100 वर्कर रखने पड़ेंगे। इस तरह का आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है। हर वर्कर ने कितना अच्छे से काम किया ये आइडेंटिफाई हो जाता है। जो वर्कर ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर रहा है उसको हम बोनस दे पाएंगे, और जो मक्कारी कर रहे हैं उनके हम वेजेस काट पाएंगे। इस तरह के आइडेंटिफिकेशन हमें मिल जाते हैं और लेबर कॉस्ट का एक सही अंदाज़ा लग जाता है। तो अभी तक हमने 3 स्टडी कर ली है, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी। टाइम स्टडी और मोशन स्टडी में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको ये समझा रहे हैं। टाइम स्टडी में हम स्टैंडर्ड टाइम सेट करते हैं, जबकि मोशन स्टडी में हम अननेसेसरी मूवमेंट्स को कट ऑफ करते हैं। ठीक है, टाइम स्टडी में इट डज नॉट डेवलप न्यू मेथड, यहाँ पे कोई नई मेथड नहीं बनाई जा रही, मेथड डिसाइडेड है, उसी मेथड से आपको स्टैंडर्ड टाइम में काम कंप्लीट करना है। जबकि यहाँ पे एक नई मेथड बनाई जाती है जिसमें अननेसेसरी मूवमेंट्स को कट ऑफ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप वॉच का इस्तेमाल किया जाता है टाइम स्टडी में, जबकि यहाँ पे कैमरास का जनरली इस्तेमाल किया जाता है। स्टडी के बेसिस पे हम जो भी पॉइंट्स पढ़ रहे हैं उसका आखिरी पॉइंट आ गया है फैटिग स्टडी। देखो फैटिग स्टडी क्या होती है। फैटिग स्टडी का मतलब, फैटिग का मतलब होता है थकना, है ना। कितने देर में वर्कर थक जाएगा, उसे कब रेस्ट चाहिए, इस चीज की स्टडी करो। कितने आवर्स कंटिन्यूसली उसे काम करवाना है। तो फैटिग का मतलब टायर्डनेस होता है, और फिजिकली काम करते समय या मेंटली काम करते करते वर्कर थक जाएगा, इस चीज़ की स्टडी करो कितने आवर्स में वो थक जाता है और उसे कितने इंटरवल का ब्रेक चाहिए, कितने टाइम इंटरवल के लिए ब्रेक चाहिए, है ना। उसकी फ्रीक्वेंसी ढूंढो। तो एक ब्रीफ रेस्ट इंटरवल के बाद वो वापस से अपना स्टेमिना रिगेन कर लेगा और फिर से पूरी एफिशिएंसी से काम कर पाएगा। अगर आप लगातार काम करवाते रहोगे तो वो थक जाएगा और उसके बाद काम की क्वालिटी खराब हो जाएगी, फिर आप स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो यहाँ पे 2 चीजें आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं हम, अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट। कितनी बार रेस्ट लेना है, 8 घंटे में कितनी बार रेस्ट लेना है और कितनी देर का रेस्ट लेना है, इसी को बोला जाता है फैटिग स्टडी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। फैटिग के रीजंस क्या होते हैं? फैटिग के रीजंस होते हैं लंबे समय तक कंटिन्यूस काम करना, अनसुटेबल काम करना जिसमें आप एक तरह से मेंटली या फिजिकली एग्जॉस्ट हो रहे हो। और अगर आप ये फैटिग स्टडी नहीं करते और समय पे उसे ब्रेक नहीं देते तो वो काम करते करते थकने लगता है, वो बीमार पड़ने लगता है, वो जॉब छोड़ने के बारे में सोचने लगता है वर्कर। तो उसको इस सिचुएशन से बाहर लाने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम फैटिग स्टडी करें और उसे सही नंबर ऑफ टाइम्स रेस्ट दें, है ना। कितनी बार रेस्ट देना है 8 घंटे में और कितने ड्यूरेशन का रेस्ट देना है एक बार में, उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई कर सके। देखो अभी तक हमने टोटल मिला के 6 टेक्निक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है जो टेलर ने हमें दी है। जो पहली टेक्निक थी उसका नाम था फंक्शनल फॉर्मेनशिप, जो दूसरी टेक्निक थी उसका नाम था स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। फिर 4 थी स्टडी, मोशन स्टडी,
मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी। अब जो आखिरी इसकी यू कैन से टेक्निक है ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इसका कहना है यार, जो ईमानदारी या से काम कर रहा है, जो मन लगा के काम कर रहा है, उसे ज़्यादा रेमुनरेशन मिलना चाहिए, और जो मक्कारी कर रहे हैं वर्कर्स, उन्हें कम रेमुनरेशन मिलना चाहिए। इसीलिए इसने जो वेज रेट डिसाइड करने के लिए कहा, वो एक डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम डिसाइड करने के लिए कहा। डिफरेंशियल का मतलब ईमानदारी से या ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करने वाले वर्कर्स को ज़्यादा वेजेस मिलनी चाहिए, मतलब डिफरेंट रेट्स होने चाहिए एफिशिएंसी से काम करने वाले वर्कर्स का, और इनएफिशिएंसी से काम करने वाले वर्कर्स का जो रेट होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। बस इतना सा प्रिंसिपल है, कुछ खास कठिन है नहीं इसमें, ठीक है। तो जो इंसेंटिव है, मतलब जो वेजेस है, वो सीधे सीधे प्रोडक्टिविटी से रिलेट करनी चाहिए। हायर वेजेस दे दो किसको? जिन्होंने स्टैंडर्ड आउटपुट बना दिया या उससे ज्यादा बना दिया। 8 घंटे में 10 यूनिट बनानी थी, जिन वर्कर्स ने 8 घंटे में 10 यूनिट बनाई या 10 से ज्यादा यूनिट बनाई, उन्हें हायर रेट से बेच दो, और जो 10 यूनिट तक नहीं पहुंच सके उनके पैसे काटो, उन्हें लोअर रेट से वेजेस दो। सिंपल सी बात है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। तो 2 अलग अलग रेट होने चाहिए वर्कर्स के लिए। जो स्टैंडर्ड्स को अचीव करते हैं उनके लिए हायर रेट, और जो स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं कर पाते उनके लिए लोअर रेट। तो यहां कंक्लूड कर लेते हैं हम हेनरी फेयोल और फ्रेडरिक टेलर को। तो देखो, हेनरी फेयोल पूरी तरह से टॉप लेवल मैनेजमेंट के हिसाब से ज़्यादा बातें करते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को कैसे बिहेव करना चाहिए। डिवीजन ऑफ वर्क, बैलेंसिंग ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, इक्विटी, ऑर्डरलीनेस वगैरह वगैरह। यहाँ पे पूरी तरह से मिडिल या लोअर मैनेजमेंट को लेके प्रिंसिपल्स बनाए हैं। किसने? टेलर ने। तो फेयोल और टेलर अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए प्रिंसिपल्स बना के बैठे हैं। यूनिटी ऑफ कमांड पे बात करें तो यूनिटी ऑफ कमांड कहाँ फॉलो होती है? हेनरी फेयोल पे। और टेलर तो यूनिटी ऑफ कमांड को मानता ही नहीं, वो कहता है कि फॉरमैनशिप को अलग अलग कर दो, एक ही वर्कर के मल्टीपल बॉसेस बना दो। जबकि हेनरी ऑफ फेयोल कहता है एक वर्कर का एक ही बॉस होना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो जो हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन पे लग जाएंगे। लेकिन फ्रेडरिक टेलर के प्रिंसिपल केवल वहीं लगेंगे जहां फैक्ट्री वर्क हो रहा है। तो ये इतना रिजिड है थोड़ा फ्रेडरिक टेलर, इसलिए ज्यादा फेमस किसके हैं? हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल है, क्योंकि वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। हेनरी फेयोल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो पर्सनल एक्सपीरियंस पे ज्यादा बेस्ड है, कि वर्कर को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा वगैरह वगैरह। जबकि इसके जो प्रिंसिपल है वो एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, कि कौन सी बेस्ट मेथड है वही हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे ओवरऑल हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स में ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के बारे में बात की जाती है, जबकि ये केवल प्रोडक्टिविटी को लेके ही फोकस रहता है। कौन? टेलर। पर्सनैलिटी की बात करें तो ये फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहलाता है, ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाता है। एक्सप्रेशन की बात करें तो जो फेयोल है उसने जनरल थ्योरी ज़्यादा दी हैं, इसने स्पेसिफिक थ्योरी ज़्यादा दी हैं और साइंटिफिक थ्योरी ज़्यादा दी हैं। ह्यूमन एलिमेंट की बात करें तो मैंने पहले ही कहा कि फेयोल ह्यूमन एलिमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जबकि टेलर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है प्रोडक्शन एलिमेंट्स को, ह्यूमन एलिमेंट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। एम्फेसिस की बात करें तो फेयोल का एम्फेसिस पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन पे है, जबकि इसका एम्फेसिस जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क पे है। तो दोनों के काम कर मतलब सोचने में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि एक टॉप मैनेजमेंट लेवल के हिसाब से सोचता है और एक मिडिल या लोअर मैनेजमेंट के हिसाब से सोचता है। लेकिन क्या इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं? बिल्कुल हैं। दोनों के दोनों क्या चाहते हैं कि वर्कर्स हमेशा कोऑपरेशन मेंटेन करें। दोनों के दोनों ये कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन के बिना आप काम नहीं कर सकते। यू हैव टू ऑब्जर्व ऑल योर वर्कर्स एट ऑल लेवल्स। दोनों के दोनों ये कहते हैं कि हम जो है डिवीजन ऑफ वर्क करना चाहते हैं। दोनों बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क करना है, ठीक है।
दोनों के दोनों ये चाहते हैं कि कम से कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट अचीव किया जा सके। तो इन ग्राउंड पे ये दोनों सेम है, और बेसिकली पर्सनली लाइफ में भी ये दोनों इंजीनियर थे, इस ग्राउंड पे भी ये दोनों सेम थे। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन दोनों का इंजीनियरिंग फील्ड को लेके था, लेकिन एक टॉप मैनेजमेंट के एंगल से सोचता था और दूसरा मिडिल या लोअर मैनेजमेंट के लेवल से। अगर हम पूरे चैप्टर में बात करें तो एक फटाफट 5 मिनट में रिवीजन करा देता हूँ मैं। अभी 45 मिनट्स हुए हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है ये क्या होते हैं? प्रिंसिपल का मतलब वो जनरल गाइडलाइंस जो हर मैनेजर को फॉलो करनी चाहिए। इसीलिए एमबीए वाले स्टूडेंट्स इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उनके लिए ये रूल्स है, ठीक है। आखिर ये प्रिंसिपल बनाए कैसे गए? ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंटेशन करके, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, और दोनों ने किया। हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स में और टेलर के प्रिंसिपल में, दोनों में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स दोनों शामिल हैं। आगे चलते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। खासतौर पर मैंने बताया हेनरी फेयोल वाले, ये जनरल गाइडलाइन है, ये रिजिड नहीं है कि आपको ऐसा करना ही है, ये सजेशंस है कि मैनेजमेंट करते समय अगर आप प्रिंसिपल्स का फॉलो करोगे तो फायदे में रहोगे। दूसरी बात, ये रेडीमेड गारमेंट्स की तरह नहीं है कि आप इसे आराम से, मतलब कि एक तरह से हर सिचुएशन में ये प्रिंसिपल लगा देने से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। नहीं, आपको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ सिचुएशन। तो प्रिंसिपल एज इट इज अप्लाई नहीं होते हर सिचुएशन पे, सिचुएशन के हिसाब से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। पर ये अच्छी गाइडलाइंस है, इनसे आपको आइडिया लग जाता है कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए एज अ मैनेजर। आगे प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स करके इनको डेवलप किया गया है। ये फ्लेक्सिबल होता है, ये रिजिड नहीं है। अभी बोल रहे हैं बार बार कि एज इट इज लगाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। एनवायरनमेंट बदलता है तो आपको इस प्रिंसिपल में एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। यहाँ पे बिहेवियर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और ये पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेयोल के लिए ज़्यादा है कि वो ह्यूमन बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है ना। और टेलर वाला जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा बेस्ड है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि साइंटिफिक अप्रोच अपना रहा है। कॉन्टिंजेंट, कौन सा प्रिंसिपल काम का है वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन हो तो यूनिटी ऑफ कमांड लगाओ, सिचुएशन हो तो डिवीजन ऑफ वर्क लगाओ, सिचुएशन हो तो सेंट्रलाइज करो, ठीक है। अपोजिट सिचुएशन हो तो डिसेंट्रलाइज करो। तो ये तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, उस अकॉर्डिंग हम इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। अब इनका इंपॉर्टेंस, ये सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़ा, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब हमारे लिए क्या यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो देखो, ये हमें काफ़ी सारे आइडियाज़ देते हैं, इंसाइट्स देते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से काम किया जा सकता है। इन सारे प्रिंसिपल्स का फोकस है कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए, साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो किया जाए, इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको कॉप अप कैसे करें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना, जैसे अपन ने कहा था फेयर वेजेस होनी चाहिए, है ना, फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए, ट्रेनिंग एजुकेशन देना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को अगर उनसे हम अच्छा काम करवाना चाहते हैं तो इन प्रिंसिपल्स की हेल्प से हमें ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय एज अ मैनेजर बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं। हम अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाते हैं, साइंटिफिक डिसीजंस ले पाते हैं, इन्वायरमेंट जो कि कंटिन्यूसली बदल रहा है उसके हिसाब से कॉप अप कर पाते हैं, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर पाते हैं, और अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग एजुकेशन दे पाते हैं। उन्हें यही प्रिंसिपल्स पढ़ाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि उन्हें समझ में आए कि मैनेजमेंट किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। फिर हमने जो पढ़ा है उसका केवल एक सिंपल सा रिवीजन है। 14 प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं मैनेजमेंट के, यहीं से रिवाइज करना 5-6 बार। 5-6 बार पढ़ोगे तो सब कुछ सेट हो जाएगा दिमाग में, और आइडेंटिफाई कर पाओगे केस स्टडी में कि कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है। डिटेल में तो हमने पढ़ लिया। डिवीजन ऑफ वर्क पहला प्रिंसिपल था फेयोल का, उसके अंदर ये था कि जॉब्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो और योग्यता के अनुसार लोगों को टास्क असाइन कर दो। जब वो रिपीटेटिवली उस टास्क को करेंगे तो स्पेशलाइज कैरेक्टर अपना लेंगे, इस वजह से वो टास्क को एफिशिएंटली भी कर पाएंगे और कम से कम रिसोर्सेस में भी
टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस बनाओ, क्योंकि बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगर किसी को अथॉरिटी दे दोगे तो वो अथॉरिटी का मिसयूज करेगा, और अगर बिना अथॉरिटी के किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे काम करने की तो वो काम करेगा कैसे, क्योंकि लोग उसकी बात मानेंगे ही नहीं। डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है, इसका मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस करना। कोई ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस का ओबीडियंस करती हो, और हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को ये ओबीडियंस करना चाहिए, और हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर कोई व्यक्ति सुपरवाइज कर रहा होना चाहिए कि वो वहाँ पे ये ओबीडियंस हो रहा है या नहीं। उसके बाद दो यूनिटी वाले पॉइंट थे, जिसमें एक यूनिटी ऑफ कमांड था, एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन था। यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर ये था कि एक एम्प्लॉय के दो बॉसेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा और उन दो बॉसेस के बीच में ईगो क्लैशेस आ जाएंगे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि एक हेड होना चाहिए जो एक प्लान पे काम कर रहा हो सेम ऑब्जेक्टिव के लिए। तो जो वेरियस अलग अलग एक्टिविटीज है वो कोऑर्डिनेट मैनर में तभी चल सकती है जब एक हेड एक प्लान के लिए काम कर रहा हो। ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सिखाता है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है कि इंडिविजुअल के जो गोल्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, तो हमेशा सेक्रीफाइस किसको करना चाहिए, इंडिविजुअल गोल्स को। इंडिविजुअल का यहाँ पे मतलब सारे स्टेक होल्डर्स हैं, ऑनर्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, सोसाइटी, सब। तो किसी एक पर्टिकुलर स्टेक होल्डर के चक्कर में पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस पाथ से हटाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज पूरी ऑर्गेनाइजेशन अगर सक्सेस पाथ से हट जाएगी, फेलियर में आ जाएगी, बंद हो जाएगी, तो सबका ही नुकसान हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। इस पॉइंट को समझने के लिए हमने कहा था एक ही वर्ड, फेयर टू बोथ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन। वही रेम्युनरेशन सेट करो जो ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी में हो और एम्प्लॉय की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की नीड्स को मीट करती हो। बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, कब किस चीज की जरूरत है, दोनों चीजों की जरूरत है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अपने सबऑर्डिनेट को पावर देना और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करना कि वो भी अपने बेसिस पे अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करे, अपने आप को जिम्मेदार समझे और ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजंस ले। और सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपको ओवरऑल कमांड कभी भी नहीं छोड़नी है, नहीं तो फिर ऑर्गेनाइजेशन किसी डायरेक्शन में नहीं जा पाएगी। स्केलर चेन, इसमें मैंने ये समझाया था कि नॉर्मल या फॉर्मल कम्युनिकेशन लाइंस होती हैं, इसी की वजह से सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन इंटैक्ट रहता है। कि कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है, ये समझाने के लिए आपको जो भी कम्युनिकेशन करना है स्केलर चेन के थ्रू करना है। और एक्सेप्शन सर्कमस्टांस में हम गैंग प्लैंक बना सकते हैं जिसमें सेम लेवल के एम्प्लॉय एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर सकते हैं। तो यहाँ कमांड और कम्युनिकेशन जो है वो फॉर्मल लाइंस के थ्रू ही फॉलो होना चाहिए। ऑर्डरली मैनर में काम करने का मतलब है कि सही पर्सन और सही मटेरियल सही समय पे अवेलेबल होना चाहिए। सबकी अपनी प्लेस है और सबका अपना टाइमिंग है, तो सही जगह पे और सही समय पे पर्सन और मटेरियल प्रेजेंट होना चाहिए। इक्विटी ये कहता है कि परफॉर्मेंस को छोड़ के बाकी किसी और आधार पे, चाहे उनके जेंडर, रिलीजन, नेशनैलिटी, किसी भी आधार पे लोगों के बीच में पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, सबको फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, लोगों को हमेशा ये इंप्रेशन देके रखो, लोग मतलब वर्कर्स को हमेशा ये इंप्रेशन देके रखो, एम्प्लॉयज को हमेशा ये इंप्रेशन देके रखो कि उनकी जॉब सिक्योर है। अननेसेसरी टर्नओवर की वजह से कंपनी को नुकसान होते हैं, वो कभी अपने गोल अचीव नहीं कर पाएगी अगर एम्प्लॉय बार बार ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएंगे। तो उनको सिक्योरिटी फीलिंग दो कि उनकी जॉब सिक्योरिटी है। इनिशिएटिव का मतलब ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो उस एम्प्लॉय की बात को एनकरेज करो, उसके इस इनिशिएटिव को एनकरेज करो, उसे डिस्करेज मत करो। यहाँ पे ये नहीं कहा गया है उसकी बात मान लो, उसके सजेशन को कंसिडर करो, ऐसा कहा गया है। उसकी राय को समझो, सुनो और रिस्पॉन्ड करो, लेकिन डिसिप्लिन नहीं तोड़ना चाहिए एम्प्लॉयज को, इतना ध्यान रखो। आगे एस्पिरिट डीकॉप्स, टीम वर्क की तरह काम करो। म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है लोगों के बीच में, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बनती है, इसलिए वो टीम की तरह से काम कर पाते हैं। इसके बाद हमने पढ़े प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट में 4 प्रिंसिपल पढ़े, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, है ना।
हर स्टडी को साइंटिफिकली करने की ज़रूरत है, एनालिसिस करने की ज़रूरत है, और रूल ऑफ थंब मानने की ज़रूरत नहीं है। तो पुरानी जितनी भी मेथड्स जो एक्शन में हैं, जिसके थ्रू प्रोडक्शन होता है, उनको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय, ये दोनों के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, तभी ये लोग कोऑपरेशन में काम कर पाएंगे। ये इसका एक्सटेंशन था, ठीक है। कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर तभी पॉसिबल है जब हार्मनी होगी। लास्ट थिंग, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। वर्कर को इस एंगल, जब आप पहली बार सिलेक्ट करते हो तभी उसकी क्वालिटीज देख के सिलेक्ट करो, और फिर उसको उसकी क्वालिटीज के अनुसार ट्रेन और डेवलप करो, ठीक है। तभी वर्कर अपने ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी में पहुंचेगा और आपको प्रोडक्शन में इंक्रीज मिलेगा। आगे टेक्निक्स, टोटल मिला के 7 टेक्निक हमने पढ़ी है। पहली फंक्शनल फॉरमैनशिप, जो बिल्कुल अपोजिट है यूनिटी ऑफ कमांड के। यहाँ पे एक वर्कर के ऊपर 8 सरदार बिठा देते हैं अपन, फोरमैन बोल के, है ना। 4 प्लानिंग के हिसाब से और 4 प्रोडक्शन के हिसाब से। प्लानिंग इंचार्ज और 4 प्रोडक्शन इंचार्ज, दोनों 4-4। इसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। आप पहले प्रोसेस को स्टैंडर्ड बनाओगे तो ही आपके आउटपुट स्टैंडर्ड आएंगे, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी, तभी स्टैंडर्ड आएगी। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब है आप एक समय पे एक ही ग्रेड के, एक ही साइज के प्रोडक्ट बनाओ, तभी आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को अवॉइड करो, उसको हटा दो, ठीक है। मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, 4 स्टडी पढ़ी। मेथड में हम बेस्ट मेथड ढूंढते हैं, किसी भी काम को करने की बेस्ट मेथड क्या है। रॉ मटेरियल परचेज से शुरू करो और फाइनल प्रोडक्ट तक जाओ। मोशन स्टडी में हम ये देखते हैं कि एक वर्कर काम करते समय कितने अननेसेसरी मोशंस कर रहा है, उससे टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको एलिमिनेट कर दो, उनको डिटेक्ट करके एलिमिनेट कर दो जो अननेसेसरी मोशंस है, मूवमेंट्स है। टाइम स्टडी क्या कहता है, हर वर्कर के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड होना चाहिए कि उसे अपना टास्क कितनी देर में कंप्लीट करना है। तो उस स्टैंडर्ड टाइम को डिटरमाइन करो रिसर्च करके, और उससे फिर ये कम्युनिकेट कर दो कि उसे ये काम इतनी देर में करना है, तो हम ये मानेंगे कि उसने एफिशिएंटली काम किया है। फैटिग स्टडी में आप ये डिटरमाइन करो कि वर्कर फिजिकली और मेंटली कितनी देर में थक जाता है। तो 2 चीजें आइडेंटिफाई करो, कितनी बार ब्रेक देना है और कितने समय का एक ब्रेक होना चाहिए, कितने पीरियड का एक ब्रेक होना चाहिए। इसे फैटिग स्टडी बोलते हैं। अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स व्हाइल डूइंग अ जॉब। एंड लास्ट थिंग में डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम ये कहता है कि भाई आप पहचानो कौन से वर्कर घोड़े हैं, कौन से वर्कर गधे हैं। मतलब एक स्टैंडर्ड टाइम या जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया है, जो लोग उस स्टैंडर्ड को मीट कर पाते हैं या उसे इवन क्रॉस कर देते हैं, उन्हें हाई वेज रेट दो, और जो उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पा रहे हैं उन्हें लो वेज रेट दो। तो डिफरेंट रेट्स होने चाहिए डिफरेंट एफिशिएंसी वर्कर्स के लिए। तो यहाँ ये होता है कंप्लीट, 1 घंटे में ये भी सब कंप्लीट हो गया। देखो, तो ये पूरा चैप्टर मैंने 2 घंटे के लेक्चर्स में कंप्लीट कर दिया है। इसे रिवाइज कर लो, और ये आखिरी पेज जो है ना, ये बस इसे 2-3 बार पढ़ लो, तुम इससे ज़्यादातर केस स्टडीज बन जाएंगी। तो रिवीजन केवल यहीं से करना है ना, इसे 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो काफ़ी सारे पॉइंट्स भी ध्यान रह जाएंगे और उसका ग्राउंड भी याद आ जाएगा। ओके, कुछ याद ना आए तो पीछे जाके डिटेल में देखना।